बच्चों अब हम लोगों को जो अगली केमिकल रिएक्शन डिस्कस करना है विच इज नोन एज द हैलोजन एक्सचेंज मेथड। अगर आप लोगों को याद हो ना तो इसके पहले हम लोगों ने एक हैलोजन एक्सचेंज मेथड डिस्कस कर चुका है जिसका नाम है स्वार्ट्ज प्रोसेस, जिसको हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके कि स्वार्ट्ज प्रोसेस क्या होता है। अगर हमको एल्काइल हेलाइड अगर दे रखा है और आप उसकी रिएक्शन सिल्वर फ्लोराइड के साथ करवा दो, मरकरी फ्लोराइड के साथ करवा दो या एंटीमनी फ्लोराइड के साथ अगर करवाएंगे तो योर फ्लोरीन जो रहेगा वो एक्स को रिप्लेस करेगा एंड मोलिक्यूल विल टर्न इनटू द फ्लोरोअल्केन। और ये वाला जो मेरा मोलिक्यूल होता है इसको हम हैलोजन एक्सचेंज मेथड बोलते हैं। इसको हैलोजन एक्सचेंज मेथड क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोगों ने यहां पर फ्लोरीन जो खुद अपने आप में एक हैलोजन है वो क्या कर रहा है, एक्स को सब्सटीट्यूट कर रहा है। तो एक हैलोजन जब दूसरे हैलोजन को सब्सटीट्यूट कर रहा है हमने हैलोजन एक्सचेंज बोला और इस मेथड का नाम क्या है, दैट इज नोन एज द स्वार्ट्ज प्रोसेस। अब एक हैलोजन एक्सचेंज मेथड अगेन वी आर डिस्कसिंग जिसका नाम होता है बच्चों फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। फिंकेल्स्टीन रिएक्शन क्या होती है? जैसे आप लोगों का स्वार्ट्ज जो प्रोसेस था बेसिकली वो फ्लोरोएल्केन के फॉर्मेशन के लिए ही था। इसी प्रकार से अगर आप फिंकेल्स्टीन रिएक्शन अगर करवाएंगे तो उसके अंदर क्या होगा, जो आपका एल्काइल हेलाइड है उसकी रिएक्शन अपन को करानी है, या तो आप सोडियम आयोडाइड ले सकते हैं या फिर आप पोटेशियम आयोडाइड ले सकते हैं। जैसे अगर आप लेंगे तो रिएक्शन विल डन इन प्रेजेंस ऑफ द एसीटोन। सो व्हाट विल हैपन, मेरा जो क्लोरीन है आयोडीन से रिप्लेस हो जाएगा और जैसे ही आयोडीन से रिप्लेस हो जाएगा एल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। आप यहां पर क्लोरीन भी ले सकते हैं, आप यहां पर ब्रोमीन भी ले सकते हैं। अगर आपने कुछ भी अगर लिया और अगर आपने उसकी रिएक्शन चाहे सोडियम आयोडाइड के साथ करवा दो चाहे पोटेशियम आयोडाइड के साथ करवाओ, एज यू विल डू द रिएक्शन विद द सोडियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड, देन आयोडाइड एंड हैलोजन दे विल बी एक्सचेंज्ड और एज दे विल बी एक्सचेंज्ड मेरा जो कंपाउंड रहेगा वो कन्वर्ट हो जाएगा एल्काइल आयोडाइड में एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज द what Finkelstein reaction and under the roof of halogen exchange method। इस रिएक्शन का नाम हैलोजन एक्सचेंज मेथड था। तो बच्चों यहां तक हमारे फॉर्मेशन मेथड कंप्लीट हो चुके हैं। आपने एल्कोहल एल्काइल हैलाइड बनाना था, हम अल्केन के थ्रू कवर कर चुके बाय द हैलोजिनेशन, हम अल्कीन के थ्रू कवर कर चुके बाय द हैलोजिनेशन एज वेल एज द एडिशन विद हैलो एसिड, हम एल्कोहल के थ्रू कवर कर चुके चाहे वो PCl3 PCl5 HCl HBr HI आप लोगों का डार्जन प्रोसेस हो या फिर हम हैलोजन एक्सचेंज मेथड को भी कवर कर चुके। तो वी हैव ऑलरेडी डन एवरी टाइप ऑफ द फॉर्मेशन मेथड ऑफ हैलो एल्केन्स। नाउ if we want to go with the next topic, then next topic will be known as the physical properties। बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि जो मेरा हेलो अल्केन है इसका फिजिकल स्टेट क्या होगा, सॉलिड होंगे, लिक्विड होंगे, गैस होंगे, इनका कलर क्या होगा, इनका ऑर्डर क्या होगा, मतलब स्मेल क्या होगी। तो मेरा यहां पर ऐसा कहना है एल्काइल हेलाइड्स आर कलरलेस व्हेन दे आर प्योर। अगर मेरा एल्काइल हेलाइड अगर प्योर स्टेट में है, प्योर फॉर्म में है, तो मेरा एल्काइल हेलाइड कलरलेस होगा। लेकिन अगर मैंने आज अगर एल्काइल ब्रोमाइड को या एल्काइल आयोडाइड को, स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द एल्काइल आयोडाइड, अगर आपने एल्काइल आयोडाइड को यदि एक्सपोज कर दिया लाइट की प्रेजेंस में, तो एज यू विल एक्सपोज योर एल्काइल आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, देन दे विल प्रोड्यूस द कलर। लेकिन
नॉर्मली दे आर द कलरलेस। वो कलर कब देंगे? व्हेन एवर यू विल एक्सपोज योर एल्काइल आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। क्यों? क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में मेरा एल्काइल आयोडाइड यहां पर इसका फ्रेगमेंटेशन होगा, यह अल्केन में कन्वर्ट होगा, आयोडीन यहां पर प्रोड्यूस करेगा, और एज इट विल प्रोड्यूस द आयोडीन, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयोडीन कलर जनरेट होगा। दैट इज द रीजन हमने बोला प्योर फॉर्म में अगर है तो दे विल बी द कलरलेस, बट जैसे ही आपने सनलाइट की प्रेजेंस में एक्सपोज करा तो यहां पर आपका वॉयलेट कलर, आपका आयोडीन कलर प्रोड्यूस कर देगा। अगला पॉइंट आ रहा है बच्चों, जो हमारे लोअर एल्काइल हैलाइड्स होते हैं, लोअर एल्काइल हैलाइड मतलब लोअर मेंबर ऑफ एल्काइल हैलाइड। लोअर मेंबर ऑफ एल्काइल हैलाइड का मतलब हम मिथाइल क्लोराइड की बात कर लें, हम मिथाइल ब्रोमाइड की बात करें, हम इथाइल क्लोराइड की बात कर लें, या हम क्लोरोफ्लोरोमीथेन जिनको हम CFC भी बोलते हैं, इनको अगर हम बात करें क्लोरोफ्लोरोइथेन्स। बच्चों ये मेरे जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं, लोअर मेंबर्स जो होते हैं, ये सारे के सारे गैसियस फेज में होते हैं एट एम्बिएंट टेम्परेचर। आज हमारे एम्बिएंट टेम्परेचर पर ये सारे के सारे स्पीशीज गैसियस फॉर्म में होते हैं, क्योंकि एल्काइल हैलाइड में लोअर मेंबर में कभी भी इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस ज्यादा नहीं होगा। अगर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस की अगर अपन बात करें तो वो अट्रैक्शन फोर्सेस चूंकि ज्यादा नहीं होता, दैट इज द रीजन ये हमारे गैसियस फेज में होंगे। लेकिन एज द मोलिकुलर मास इंक्रीजेस, जैसे जैसे मोलिकुलर मास इंक्रीज होता चला जाएगा, मोलिकुलर मास के इंक्रीज होने के साथ साथ में आपको ये बात पता होना चाहिए कि अट्रैक्शन फोर्सेस इंक्रीज होगा। अट्रैक्शन फोर्सेस इंक्रीज होने के कारण वहां पर यह लिक्विड और सॉलिड में कन्वर्ट होता चला जाएगा, बट योर लोअर मेंबर विल बी इन gaseous form, and as the higher member, we will talk about the higher member, as the molecular mass will be increases, in that condition attraction forces increases and that will turn into the liquid or solid। अगर हम यहां पर अगली बात करें, बहुत सारे वोलेटाइल हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड ऐसे होते हैं बच्चों जिनकी स्मेल स्वीट होती है। तो बहुत सारे वोलेटाइल कंपाउंड की स्मेल जो होगी वो स्वीट होती है। दूसरा टॉपिक आता है बच्चों बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट को हम कैसे डिस्कस करते हैं बच्चों? अगर मुझे अलग अलग कंपाउंड अगर दे रखे, देखो सिंपल सा फंडा है, जिस भी एल्काइल हैलाइड के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा, उस अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिएगी। जितनी ज्यादा एनर्जी चाहिएगी, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होंगे। आज मेरे एल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो ये अट्रैक्शन होता है, इसका नाम होता है डाइपोल डाइपोल वॉन्डरवॉल अट्रैक्शन फोर्स। आज अगर हम डाइपोल डाइपोल वॉन्डरवॉल अट्रैक्शन फोर्सेस की अगर बात करें बच्चों, अगर मेरे पास केवल एक कार्बन है, एक कार्बन वाले मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन होगा, एक कार्बन वाले मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन क्या होगा? अगर हम लोग एक कार्बन वाले मॉलिक्यूल के बीच के अगर अट्रैक्शन की बात करें बच्चों, तो एक कार्बन वाले मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन होगा, 1 सेकेंड, हाँ, अगर हम यहां पर अगर देखें, इफ आई एम हैविंग ओनली 1 कार्बन, तो एक कार्बन के मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन थोड़ा सा कम होगा। अगर एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस, अट्रैक्शन फोर्सेस इंक्रीजेस। जैसे जैसे कार्बन अगर इंक्रीज होंगे तो एज नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होंगे अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा, और अगर अट्रैक्शन फोर्स अगर इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। तो कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास।
जो मेरा बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा, आज वहां पर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस इंक्रीज होंगे, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस इंक्रीज होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। इसीलिए आप देखो यहां पर आर आई का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, आर बी आर का कम है, आर सी एल का कम है और आर एफ का कम है। दूसरी बात, एल्केन में जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं ये केवल और केवल वॉन्डरवॉल अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं। अगर मैं एल्काइल हेलाइड की बात करूंगा, एल्काइल हेलाइड में जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं ये डाइपोल डाइपोल वॉन्डरवॉल अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं। मैंने आपसे क्या बोला, ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्सेस कौन होते हैं, डाइपोल। तो इस फोर्स को, इस अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इसीलिए एल्काइल हेलाइड का बॉइलिंग पॉइंट अल्केन के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। तभी आप देखो मैंने लिख भी रखा है, द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैलो अल्केन आर सेवरल डिग्री higher than those parent alkane mainly due to greater magnitude of van der Waal attraction forces। आज यहां पर इसके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्सेस है वो एल्केन में प्रेजेंट अट्रैक्शन फोर्सेस से ज्यादा है। जब अट्रैक्शन फोर्सेस से अगर ज्यादा है तो सिंपल सी बात है इस फोर्स इसको ब्रेक करना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। अगर मुझे केवल एल्काइल हैलाइड दे रखा है तो फिर वहां पर हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास के बिहाफ पर हमारे आंसर को जस्टिफाई करेंगे। अगर देखो बच्चों सिंपल सा फंडा है, यदि मुझे आर आई दे दिया, आर सी एल दे दिया, आर एफ दे दिया, अगर किसी ने पूछा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। अगर मुझे किसी ने ये वाला कंपाउंड दे दिया, ये मेरे को दे दिया 1 आयोडोप्रोपेन, अगर मुझे दे दिया 2 आयोडोप्रोपेन, और अगर मेरे से कहा दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, अब मॉलिक्यूलर मास किसका ज्यादा, दोनों का सेम। अगर मॉलिक्यूलर मास दोनों का सेम है तो इन्होंने क्या बोला, अगर आपको कभी भी आइसोमर्स अगर दे दे और बॉइलिंग पॉइंट अगर आपको कभी भी डिसाइड करना हो तो बॉइलिंग पॉइंट इज डिसाइडेड बाय व्हाट, सरफेस एरिया। जिसमें सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसमें अट्रैक्शंस ज्यादा होंगे, जिसमें अट्रैक्शन ज्यादा होंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो सी फॉर आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद द ब्रांचिंग। जैसे जैसे ब्रांचिंग होगी बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, बिकॉज विद द ब्रांचिंग द सरफेस एरिया ऑफ एल्काइल हैलाइड डिक्रीजेस, हैंस द मैग्नीट्यूड ऑफ द अट्रैक्शन फोर्सेस आल्सो डिक्रीजेस। तो आपको एक बात ध्यान रखना है, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास, मतलब अगर अपन इस बात को अगर कंक्लूड अगर करें, हाउ वी विल कंक्लूड, इतना सा सिंपल सा बात होगा कि आज आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा that boiling point directly proportional to the molecular mass। अगर मेरा molecular mass अगर सेम है, if molecular mass is same, तो इस परिस्थिति में आपको एक बात याद रखना है, what, boiling point is directly proportional to the surface area या फिर inversely proportional to the नंबर ऑफ साइड चेन। जिसमें सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, लेकिन सबसे पहले यू हैव टू सी द मॉलिक्यूलर मास। तो अपन को ऐसे बॉइलिंग पॉइंट को डिसाइड करना पड़ता है। तीसरा होता है सॉल्युबिलिटी। बच्चों एल्काइल हेलाइड की अगर हम बात करें तो एल्काइल हेलाइड आर पोलर कंपाउंड। वाई एल्काइल हेलाइड आर पोलर कंपाउंड, क्योंकि ये जो मेरे एल्काइल हेलाइड है ना, दे कैन बी इजीली आयोनाइज्ड इन फॉर्म ऑफ द R प्लस X माइनस। अब बच्चों आप लोगों ने एक बात सुना होगा, क्या, लाइक डिजोल्व्स लाइक। अगर हम लोग अगर बात करते हैं लाइक डिजोल्व्स लाइक की, यानी जो मेरे पोलर कंपाउंड होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में सोल्यूबल होते हैं, नॉन पोलर कंपाउंड नॉन पोलर सॉल्वेंट में सोल्यूबल होते हैं। आज मेरा एल्काइल हेलाइड पोलर है, लेकिन याद रखना
इट इज इनसॉल्यूबल इन वाटर, ये वाला मेरा मॉलिक्यूल वाटर में इनसॉल्यूबल होता है। अगर आज आप देखो एल्काइल हैलाइड्स आर पोलर मॉलिक्यूल, आफ्टर दैट they are insoluble in water. Why they are insoluble in water? Because देखो यहां पर क्या लिख रहेगा, even though alkanes, haloalkanes having the dipole moment 2.05 to 2.15 are polar molecule, still they are insoluble. क्यों ये मेरे अनसोल्यूबल होते हैं? क्योंकि दे आर, ये हमारे अनसोल्यूबल इसलिए होते हैं क्योंकि एल्काइल हेलाइड में जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स होता है दैट इज डाइपोल डाइपोल वॉन्डरवॉल अट्रैक्शन फोर्स। अगर हम यहां पर बात करें वाटर में जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस होता है दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आज बच्चों ये यहां पर कब सोल्यूबल होगा? जब अगर डाइपोल डाइपोल वॉन्डरवॉल अट्रैक्शन फोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर सके, और ब्रेक करने के बाद में अगर इसके साथ जुड़ सके तो मैं बोल सकता हूं कि ये यहां पर क्या होंगे, सोल्यूबल होंगे। लेकिन बच्चों वी नो वेरी वेल, व्हाट वी नो वेरी वेल, ये जो होते हैं दे आर कंपेरेटिवली वीक, ये जो होते हैं दे आर कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्ग। अगर ये मेरे वीक हैं और वो मेरे अगर स्ट्रॉन्ग हैं तो वीक वाले स्ट्रॉन्ग को ब्रेक नहीं कर सकते। जब तक ये ब्रेक नहीं कर पाएंगे तब तक वो बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकते, और बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाएंगे तब तक बॉन्डिंग नहीं कर पाएंगे। तो याद रखना दे आर इनसॉल्यूबल इन वाटर बट दे आर क्वाइट सॉल्यूबल इन व्हाट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक ईथर, बेंजीन एटसेट्रा। ये इनमें तो सॉल्यूबल हो जाएंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड में तो सॉल्यूबल हो जाएंगे, लेकिन हमारे ये पोलर सॉल्वेंट में सॉल्यूबल नहीं होते। दैट इज माय पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। इफ वी विल डिस्कस द डेंसिटी, बच्चों यू नो वेरी वेल व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द डेंसिटी, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। आज जैसे जैसे मोलिकुलर मास इंक्रीज होगा, इफ वी विल टॉक अबाउट द RCl, RF, RBr और RI, यहां पर मोलिकुलर मास बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। इफ यू विल मूव लाइक दैट तो यहां पर क्या होगा, मोलिकुलर मास बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा। जैसे जैसे मोलिकुलर मास इंक्रीज होगा उस प्रोपोर्शनल में डेंसिटी इंक्रीज नहीं हो पाएगी। तो जैसे जैसे मोलिकुलर मास उस प्रोपोर्शनल में वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो पाएगा। तो ध्यान रखना जैसे जैसे यहां पर मोलिकुलर मास इंक्रीज होगा इनका डेंसिटी भी इंक्रीज होगा, क्योंकि जिस प्रोपोर्शनल में मास इंक्रीज होता है ना उस प्रोपोर्शनल में कभी भी वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो पाता। तो जैसे जैसे मास बढ़ेगा डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी। तो यहां पर चाहे हम मोलिकुलर मास की बात करें या डेंसिटी की बात करें हमारा आंसर यही आएगा, और वही चीज आप लोगों को यहां पर एक्सप्लेन कर रखी है। Alkyl fluoride and chloride are generally lighter than water, whereas bromide and iodide are heavier. The relative density follow the order Ri, Rbr, RCl. क्यों? क्योंकि इस वाले का जो मोलिकुलर मास है ये मोलिकुलर मास मैक्सिमम है, और मैक्सिमम मोलिकुलर मास होने के कारण दे विल हैव द मैक्सिमम डेंसिटी, और जैसे जैसे मास डिक्रीज होता चला जा रहा है इनका डेंसिटी भी डाउन होता चला जा रहा है। ये मेरा डेंसिटी था। और फाइनली यहां पर एक टॉपिक आता है स्टेबिलिटी। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेबिलिटी? कोई कंपाउंड अगर इजीली ब्रेक अगर हो रहा है इसका मतलब वो लेस स्टेबल है। कोई कंपाउंड अगर इजीली ब्रेक नहीं हो रहा इसका मतलब वो मोर स्टेबल है। आज अगर हम लोग बात करें RF की, आज हम लोग अगर बात करें RCl की, आज अगर हम बात करें RBr की, और आज हम बात करें RI की, RI के केस में यहां पर बॉन्ड लेंथ जो होगा दैट विल बी द मैक्सिमम। अगर बॉन्ड लेंथ अगर मैक्सिमम होगा तो बच्चों मैं क्या कह रहा हूं, कैन बी इजीली ब्रेक। आज अगर बॉन्ड लेंथ अगर बहुत ज्यादा है इसका मतलब ये बहुत आसानी से ब्रेक हो सकता है। अगर ये आसानी से ब्रेक हो सकता है इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो यहां पर अगर हम RF, RCl, RBr, RI की स्टेबिलिटी की बात करें, सिंस स्ट्रेंथ इज लाइक
यहां पर अगर अपन देखें तो मैंने यहां पर क्या बोला, इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, ज्यादा किसकी होगी, आरएफ की ज्यादा, आरसीएल की कम, आरबीआर की कम और आरआई की सबसे कम। वो मैंने यहां पर बताया कि अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे पुअर स्ट्रेंथ सीआई का होता है, मतलब बहुत इजीली ब्रेक हो जाता है। मतलब अगर ये इजीली अगर ब्रेक होगा तो आसानी से टूट जाएगा, आसानी से टूटेगा तो स्टेबिलिटी डाउन हो जाएगी। अगेन यू कैन सी यहां पर अगर हम देखें तो स्टेबिलिटी जो है वह डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। एज द स्टेबिलिटी इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम लोगों ने स्टेबिलिटी को डिस्कस करा तो स्टेबिलिटी इन व्हाट, हम यहाँ पर अगर स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर जो स्टेबिलिटी आ रही है दैट विल बी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये मेरे डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगी। अगले टॉपिक को, दैट्स वाई एल्काइल आयोडाइड ऑन स्टैंडिंग बिकम्स वॉयलेट कलर। जैसा मैंने आपको बताया भी था बच्चों, क्या कि अगर आप एल्काइल आयोडाइड को अगर आप लोगों ने कभी भी सनलाइट की प्रेजेंस में अगर एल्काइल आयोडाइड को अगर कभी भी एक्सपोज करवाया, फटाक से टूट जाएगा और टूटने के बाद में एल्केन प्लस आयोडीन देगा और इसका जो कलर होगा इट विल प्रोड्यूस द वॉयलेट कलर। हम लोगों ने बोला था ना एल्काइल हैलाइड कलरलेस होते हैं, लेकिन ब्रोमाइड और आयोडाइड कलर प्रोड्यूस कर देते हैं। कब? अगर आपने उनको लाइट में एक्सपोज कर दिया। दीज आर बेसिकली नोन एज द फॉर्म फिजिकल प्रॉपर्टीज, जहां पर हम लोगों ने स्टेबिलिटी को डिस्कस करा। दिस इज माय पॉइंट जो मैं आपको समझा रहा हूं। एक इसके अंदर टॉपिक आता है बच्चों डाइपोल मोमेंट का। डाइपोल मोमेंट को अगर हम लोग डिस्कस करें तो डाइपोल मोमेंट का एक सिंगल टर्मिनोलॉजी में मीन हम लोग बोल सकते हैं पोलैरिटी। अगर डाइपोल मोमेंट को अगर हम पोलैरिटी बोल सकते हैं तो अपन ऐसा बोलेंगे जिसके अंदर पोलैरिटी ज्यादा होगी दैट विल हैव द मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। अब अगर अपन देखें तो कार्बन और फ्लोरीन की अगर हम बात करें तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है जबकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 होती है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है जबकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होती है। तो डिफरेंस ज्यादा कहां पर आ रहा है? डिफरेंस मैक्सिमम यहां पर आ रहा है। अगर डिफरेंस मैक्सिमम यहां पर आ रहा है तो इसकी पोलैरिटी ज्यादा होना चाहिए, लेकिन डाइपोल मोमेंट देखा जाए तो यहां पर CH3Cl की ज्यादा होगा, CH3F का कम होगा, देन Br का कम होगा, देन I का कम होगा। वैसे तो बच्चों इसके लिए कोई ऐसा खास एक्सप्लेनेशन है नहीं। यू हैव टू रिमेंबर कि भाई इसके अंदर पोलैरिटी ज़्यादा होने के बाद भी, इसके अंदर अगर हम यहाँ पर अगर देखें, इसके अंदर पोलैरिटी ज़्यादा होने के बाद भी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, डिफरेंसेस ज़्यादा होने के बावजूद भी ये थोड़ा सा कम क्यों आया? क्योंकि बच्चों कहीं ना कहीं डाइपोल मोमेंट जो होता है ये चार्ज और उनके बीच के डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। आज अगर डाइपोल मोमेंट अगर डिस्टेंस पर भी डिपेंड अगर करता है तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, आई नो वेरी वेल चार्ज का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम है, लेकिन कार्बन और फ्लोरीन के डिस्टेंस की वैल्यू कम होने की वजह से रिजल्टेंट जब निकलेगा तो वो क्लोरीन वाले में मैक्सिमम निकलेगा। बच्चों ये प्रीवियस ईयर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जेई में भी पूछा गया है। ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, आपको इसको याद रखना है कि कभी भी अगर CH3Cl, CH3F, CH3Br या CH3I की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर डाइपोल मोमेंट जो आएगा वह Cl का ज्यादा होगा, उसके बाद में F वाले का ज्यादा होगा, उसके बाद में Br वाले का ज्यादा होगा और उसके बाद में I वाले का ज्यादा होगा। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। यहां पर हम ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट को इस प्रकार से डिस्कस करते हैं। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन यहां पर यह भी आ जाता है बच्चों कभी कभी कि आज अगर हम लोग एल्काइल हैलाइड के डाइपोल मोमेंट की अगर अपन बात करें तो एल्काइल हैलाइड के डाइपोल मोमेंट में बच्चों एक क्वेश्चन हम यहां पर ये भी कंसीडर कर सकते हैं, अगर CH3Cl मुझे दे दिया जाए, CH2Cl2 दे दिया जाए, CHCl3 दे दिया जाए और CCl4 दे दिया जाए तो व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट? अगेन इनके डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर ये वाला होगा।
मेरा जो क्लोरीन है यहां पर ये सारे के सारे एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। कैंसिल आउट करने के कारण डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू होती है दैट विल बिकम द जीरो। तो एक क्लोरीन अगर होगा तो उसका डाइपोल मोमेंट जो होगा दैट विल बी द मैक्सिमम। और आज अगर हम यहां पर अगर देखें इसका डाइपोल मोमेंट अगर मैक्सिमम अगर होगा तो ये वाला मेरा मॉलिक्यूल ऐसा है जिसका डाइपोल मोमेंट मैक्सिमम है, और जैसे जैसे नंबर ऑफ क्लोरीन बढ़ते जाएंगे डाइपोल मोमेंट की वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी एंड CCl4 इज हैविंग द वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट जीरो। ये मेरा डाइपोल मोमेंट जीरो कहलाएगा।